सारी वैल्यूज गिवन है, पी गिवन है, आ जाएगा ना डी। हाँ, डी आर बाई डी टी भी दिया, तो एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल की तरह है ये, इसलिए डी लगा। और इसके बाद सिक्स वाला देख लो। A solenoid has 1000 tons wound over a length of 0.1314. Around its central section, a coil of 100 tons and area of cross section is wound. Initial current 2 ampere in the solenoid is reversed. रिवर्स मतलब पहले 2 था तो बाद में -2 या डायरेक्शन बदल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ कॉइल के अंदर। तो है क्या, एक सोलेनॉइड है और उसके सेंटर पर एक कॉइल। इधर देख लो, ये सोलेनॉइड है, उसके सेंटर पे क्या है, एक कॉइल। इसे मान लो नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इसमें N2 है, स्मॉल N1 और N2। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए, तो d5 बाई, ध्यान से समझने का प्रयास करना फाई के समय। एवरेज निकालना है तो डेल्टा फाई बाई, फाई का फॉर्मूला होता है B इंटू ए कॉस थीटा। तो आपको पता है सोलेनॉइड में अगर करंट आई है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा म्यू नॉट एन आई, और इसके थ्रू निकालना होगा फ्लक्स। तो एरिया भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, तो एंगल कितना आ जाएगा। तो पहले आएगा बी ए कॉस 0, बाद में आएगा बी ए कॉस 180, तो 2BA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2BA बाई टी। अब बी का फॉर्मूला तुमने क्या बोला मुझे, म्यू नॉट एन आई। एरिया किसका, कॉइल का एरिया। कॉइल में एक टर्न है या एक से ज्यादा टर्न है, 100 टर्न से, तो इनटू क्या कर दो, सोल्व कर लेंगे क्या आप, बस खत्म। अरे रिवर्स किया मतलब थीटा 0 से थीटा 90 कर दी। हाँ सॉरी, 0 से 180, तो एक बार प्लस बी होगा तो एक बार माइनस बी होगा, दोनों को सबसे करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, 2B। सो 2 म्यू नॉट एन कर लेंगे क्या आप, यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू। सब दिया है, छोटा एन दिया है, या छोटा एन, छोटा एन निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। अरे हाँ या ना, दिस इज पाई बाई 10, 0.314 है ना, तो ये पाई बाई 10। ये थोड़ा मदद करेगा आपको, इसलिए से दिया है, पाई से पाई को काटने के काम आएगा। ठीक है, हो जाएगा कि बताओ, हो जाएगा, जस्ट वैल्यू डाल देंगे। यू जस्ट रिमेम्बर कि भाई हमने किया क्या है, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। इसको और तरीके से भी कर सकते थे एक्चुअली, और तरीके से भी कर सकते थे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस से कैसे करेंगे, देखो ये होता है M डेल्टा I बाई डेल्टा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब आपको इन दोनों कॉम्बिनेशन का म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता होना, वो मैं बता देता आपको। तो यह आ जाता है म्यू नॉट N1 N2, म्यू नॉट N1 N2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ए कोइल का इंटू एल। छोट बड़ा एन लिया ना, नीचे इससे भी कर सकते हैं आप, म्यू नॉट N1 N2 ए कोइल अपॉन एल इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा। डेल्टा आई तो कितना हो जाएगा 4, और टाइम तो आपको दिया ही है उससे 0.25, तो 16 वो आ जाएगा। तो 16 टाइम्स इंटू दिस कर देंगे, आंसर आ। इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हैं N1 N2 का। N1 का वैल्यू कितना डालेंगे 2000, N2 का वैल्यू कितना डालेंगे 100, एंड यू जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर। बट अल्टीमेटली मुझे ये फॉर्मूला चाहिए, तो कुछ पर्टिकुलर म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले चाहिए, जैसे सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर कोयल, बड़ी कोयल के अंदर छोटी सर्कुलर कोयल, इनका तो मैं मेरे को चाहिए म्यूचुअल, क्योंकि वो मैं डायरेक्ट लगा सकता। तो इसका एक और तरीका था ये म्यूचुअल इंडक्टेंस, आंसर सेम ही आएगा दोनों। उसके बाद कौन सा है, 1 से 10 में, 1 से 10 में उसमें कोई दिक्कत है फिर, 9 हो गया क्या, 9 कैसे, बड़ी वाली कोयल के हिसाब से डिसाइड करो, वो ज्यादा फ्लक्स दे रही है ना आपको, तो उसके हिसाब से डिसाइड करें। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो अपोज करना पड़ेगा, अपोज करने के लिए
B2C और B2 है, हो जाएगा ना। उसके बाद 11 से 20 में, 11 से 20 में 12th वाला देखो। 12th वाला तो आप अगर समझदार है तो आपको ये वीट स्टोन दिख रहा हो, तो बीच वाला 3 तो क्या हो जाएगा, तो ये 3 और ये 3 सीरीज में आ जाए 6, और ये 3 और ये 3 भी सीरीज में आ जाए 6, 6 पैरेलल में आ जाए 3 हो, यानी कि इसको पूरे को हटा के क्या लगा सकते हैं। और ये खुद इस कोयल का कितने का है, 1 ओम का है, दिया हुआ है, और पूरे का कितने का है, 1 ओम। ठीक है, तो 3 और 1 सीरीज में आ जाएंगे क्योंकि सेम करंट जा रहे हैं, तो टोटल आर कितना आ जाएगा। और आपको पता है कि इसी रोड की वजह से यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ था, यानी कि इसको बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। और ये टोटल 4 ओम का, ये कितना, बीएलवी पूछा क्या है, करंट है, करंट तो दिया है उन्होंने और वी पूछा, तो बीएलवी अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 मिलियन, ऐसे वी निकाल। हो जाएगा क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, हो गया। तो थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी घुसेड़ दिया तो तोते उड़ गए, ऐसा नहीं हो। आपको अलग नहीं देखना, चैप्टर्स को सेपरेट करके नहीं देखना, चैप्टर एक साथ देखना होगा, एक साथ देखेंगे तो होगा। आप फिजिक्स में ये चैप्टर अलग है, वो चैप्टर अलग है इसमें। उसके बाद बोलो बेटा 11 से 20 के बीच में कोई क्वेश्चन, 14 देखो, 14 भी स्टैंडर्ड ही है बेटा, क्लास में भी बताया है। इसमें 2 केस आते हैं, एक तो ट्रेन वाला केस और एक एरोप्लेन वाला। तो एरोप्लेन के विंग टिप्स का विंग स्पेन आपको दिया होगा, कितना स्पीड से चल रहा है वो, 5/80, कितना आ जाएगा, 100 आएगा। तो ये भी आ गया है कि नहीं। अब कौन सा मैग्नेटिक फील्ड काम का होगा, बीएच की बीवी, बीवी काम का होगा, क्योंकि हमको वर्टिकल वाला लेना होता है, लेंथ के वर्टिकल, ये लेंथ है ना एल, विंग स्पेन भी दिया बेचारे ने, कितना है 50 मीटर, तो बस लगा दो बीएलबी, बीवीएलबी। आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ, तो आपको बीवी होता है बी साइन थीटा, डायरेक्ट बीवी नहीं दिया आपको, बीवी निकालना पड़ता, तो बी साइन थीटा एल बी, और वहां पे वो थीटा क्या, एंगल ऑफ डिप। खैर अभी ये मैग्नेटिज्म से हट गया है, अर्थ मैग्नेटिज्म तो हटा दिया ना, तो आपको डायरेक्ट बीवी दे देगा, इतना दिमाग नहीं लगाएगा। नहीं भी दिया तो आपको पता होना चाहिए, बीवी होता है बी साइन थीटा और बीएच होता है बी कॉस थीटा। आप कर लेगा स्टैंडर्ड कैटेगरी। उसके बाद 17 वाला, 17 वाला बताओ। 17 वाले में करना कुछ नहीं है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का ही लेना हो, बाकी जाए तेल ले, बाकी से कोई, यानी कि पूरे को रिप्लेस मार कैसे कितना, तो आंसर क्या आ जाएगा, बीएलबी। ये एल निकालना पड़ेगा बस, ये एल, यही तो एल है, √2L, √2L। कर लोगे क्या यार, हैं कि नहीं आएगा, आएगा। और बोलो भाई, ये याद है क्या आपको, फोर्स नीडेड टू मूव द रॉड एज इंडिकेटेड विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड वाले केस में नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए, जी, तो वो जो आएगा बिल के ही बराबर है, और आई होगा BLV/R, तो आ जाएगा B²L²V/R, प्लस अगर छोटा आर भी रहा तो इसका रेजिस्टेंस छोटा आर और ये बड़ा। कर लोगे, दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द स्लाइडर विद द कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। और कोई 20 तक दिक्कत, 21 से 25,
है 23 बताओ। चलो देखो 23 तो सेम ही क्वेश्चन है जो अभी पढ़ो तो उसको रिवर्स वाला वही तो है। ये तो दोबारा आ गया ऐसा लग रहा है। वैल्यू चेंज करो सेम क्वेश्चन। तो मैंने फिर भी बोला है रट लो म्यू नॉट n1 n2 पाई छोटा वाला आर स्क्वायर अपॉन एल। तो एम आ गया इंटू डेल्टा आई बाई इससे 25 हो जाएगा क्या? 24 में क्या कर दिया 24 भी हो जाएगा ना। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम। तो हमको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू की। तो ये जितना टाइम्स होगा उतना टाइम्स हो जाए 900 इंटू 0.18। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है अगर एयर रखा तो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आएगा और कुछ गोबर रख दिया या कुछ और रख दिया मैग्नेटिक मटेरियल तो म्यू एन स्क्वायर ए और म्यू को लिखेंगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर को ही क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो उतना टाइम्स पड़ जाएगा। 25 को देख लो 25 के लिए परेशान है। द सेल्फ induced EMF is 9 millivolt. Then the energy stored in the inductor at T is equal to 1 second. तो इसमें I का वेरिएशन आपको दी तो E is equal to L डी आई बाई यहाँ से L निकाल लो E अपॉन डी आई बाई E दिया है ना 9 मिली और डी आई बाई डी टी कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा 3 मिली फेराड। बट ये नहीं निकालना क्या निकालना है एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा हाफ एल आई टू स्क्वायर माइनस आई वन। हाँ टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकंड करना है तो पहले जीरो फिर 1। जीरो पे तो कितना होगा 2 और 1 पे होगा 5। तो 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना आया 3 इंटू 21/63 बाई है क्या ऐसा कुछ। मतलब है तो वही फॉर्मूले ही लगा घुमा घुमा के लगा। फॉर्मूले में थोड़ी ना कुछ वेरिएशन आ। फॉर्मूले तो वो के वही है बट आपका सोचने का नजरिया क्योंकि एल नहीं दिया था ना एल निकालना पड़ेगा। उसके बाद 26 से 30 क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है कम आ रहा है तो सिर्फ 5 ले लो 25 ले लो 75/2 क्योंकि एनर्जी स्टोर तो हाफ एल आई स्क्वायर हो। हाँ तो आई बराबर डायरेक्टली आप 5 का डिफरेंस पूछता तो लगभग डिफरेंस अगर पूछता हो तो फिर हम लोग जो है 26 से 30 में कोई दिक्कत है देख लो। सीरीज पैरेलल तो आता है ना आपको इसका 29 हो जाएगा क्या? एरिया नहीं डिफरेंशिएशन एल डी आई बाई माइनस तो उसमें स्लोप निकालना होगा आई और पी का। हर बार जरूरी नहीं है कि आपको ग्राफ दे दिया तो अच्छा एरिया फॉर्मूले के हिसाब से जाओ आई बात और तो आपने करना क्या है एल तो दे ही दिए अब कब कब निकालना है 5 मिली सेकंड और 6 मिली सेकंड पर। 5 और 6 के बीच में स्लोप कितना आ रहा है देखिए
चेंज कहाँ हो रहा है? 5 और 6 के बीच में तो स्लोप कांस्टेंट है। कितना आ रहा है ये? 5/1 -5/1 तो प्लस में आ जाए। अरे स्लोप निकालना भी आता है कि सिखाऊं? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4.6 इंटू 5 कितना होगा? 23 इंटू 10⁻³ हो गया। कहीं भी निकाल सकते थे क्या? हाँ कहीं भी निकाल सकते थे हम, हमको क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। बस माइनस प्लस का जरूर ध्यान रखें। स्लोप निकाल रहा हूं, 30 वाला हो जाएगा। आरएल सर्किट, तो आपको आरएल सर्किट याद है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। तो आरएल सर्किट में होता क्या है, टाइम के साथ में आप देखेंगे तो करंट जो होता है वो बढ़ता है, वीएल जो होता है घटता है, और जो है वीआर बढ़ता है। तो ये किसकी बात कर रहा है? द रेशियो ऑफ द करंट। तो करंट का फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल टू आई मैक्स 1 - e⁻⁻t/टाउ। टाउ आ जाता है आर, L/R। L/R, L/R कितना आ जाएगा बेटा? L/R आ जाएगा 5/100, यानी कि 0.05, 5/100। अब ये कब कब का रेशियो पूछ रहा है? इन्फिनिटी और 1। इन्फिनिटी पे तो आई मैक्स ही होगा, तो आई मैक्स डिवाइडेड बाई आई मैक्स 1 - e⁻⁻t/टाउ। टी कितना? 1। और टाउ कितना है आपका? 0 पॉइंट, यानी कि 5/, ऐसा ही है ना शायद से? अरे 10 है वो, 100 थोड़ी है। वो उनका वो काउंट कर लिया। अरे मेरा आंसर आ गया। e² / e² - क्या गलत पढ़ा रहा है? ये सही है? हाँ इसलिए दिक्कत हो रहा हो। 100 नहीं हो क्या है? हो जाएगा क्या? 31 भी सेम है क्या? हो जाएगा नहीं? ये भी हो जाएगा। 32 कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दोनों अपोजिट आ रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी, तो 2BL भी आ जाएगी। सही बात गलत बात? एक में बी क्रॉस बी बजा ऊपर जा रहा है, एक में तो सपोर्ट करेगा ना दोनों बैटरी। इट इज समथिंग लाइक दिस, तो दोनों बैटरी सपोर्ट करेगा तो आंसर क्या है? 2BL। 33 का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो किस गधे को नहीं आता है? 1/2π√, कर लेंगे। एलसी ऑसिलेशन। 34 स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई, मतलब ये वीपी है ना? टू ऑपरेट है 6 वोल्ट 30 वोल्ट, यानी कि वीएस है, और ये है हमारा पीएस, मतलब पी आउट बेसिकली। प्राइमरी का करंट चाहिए। देखो जब तक दिया नहीं गया है आपको ट्रांसफॉर्मर को आइडियल मान, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में होता है वीपीआईपी इज इक्वल टू वीएसआईएस इज इक्वल टू जो भी आउटपुट है दैट इज 30। आपको क्या निकालने बोल रहा है बेटा? वो करंट इन द प्राइमरी, प्राइमरी का करंट निकाल लेंगे 30/VP, और वीपी कितना है? वीपी कितना है? 200, सो 30/200, 0.15, खत्म। A transformer is used to light 140 watt 240 volt लैम्प, यानी कि ये हो गया मेरा BS और ये हो गया मेरा P आउटपुट।
और ये हो गया मेरा वीपी। द करंट इन द मेंस, करंट इन द मेंस। आप मेंस किसको बोलेंगे, प्राइमरी को कि सेकेंडरी को? कैसे? प्राइमरी को बोलेंगे कि सेकेंडरी को? चलो प्राइमरी को बोल देते हैं। ये लड़की बोल रही है प्राइमरी को बोल, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूजन आता है तो मेरे पास एक तरीका है, कैसे तो भी करके हमको ये ना एफिशिएंसी निकालना। अब एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट हमेशा कम रहेगा इनपुट से। पी आउट इज ऑलवेज लेस देन पी। तो पी आउट आप निकाल, ये लड़की जैसे बोल रही है ये इनपुट करंट मान लो सर, तो वीपीआईपी आना चाहिए। वीपी कितना दिया है 240 और आईपी के लिए पकड़ रही है 0.7, तो ये कितना आ जाएगा? करो ना मल्टीप्लाई, ज्यादा क्या आ जाएगा? 7 4 जा 168 आता है, जबकि आउटपुट में कितना चाहिए 140। सही है, मतलब ये तो एफिशिएंसी हो जाएगा पी आउटपुट अपॉन पी इनटू, बताओ काट दो, कट रहा है क्या ये? टू से तो कट ही रहा है ना दादा, क्यों बोलते क्यों फिर कि नहीं कट? 70/83, 82 आएगा क्या? 84 आएगा, 84 फिर कट रहा है। 35 डिवाइडेड बाई 40, फिर कट रहा है तो 7 से, 7 पंजे 35, 7 छक दिया 5/6, 500/6 कितना है? 80 कुछ तो आ रहा है, 83.3 है ना, 83 कर लोगे क्या? ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन आने के चांस 80 से 90%। तो आप बच्चे से ट्रांसफॉर्मर का कंसेप्ट रटो, दैट V secondary upon V primary is equal to N secondary upon N primary, ये तो रहता ही। और अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो दैट इज इक्वल टू I प्राइमरी अपॉन, और P इनपुट होगा हमारा V P I P और P आउटपुट होगा VS IS। और आप चाहे तो I के टर्म्स में भी लिख सकते हैं I स्क्वायर R। P इनपुट को लिखेंगे IP स्क्वायर RP और P आउटपुट को लिखेंगे IS स्क्वायर RS। सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, प्राइमरी का रेजिस्टेंस। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? पी आउट अपॉन पी इनटू 100। ऐसे छोटी छोटी चीजें आप जो है रिवाइज की, रिवाइजिंग में जितना रिवाइज करेंगे उतना आपको फायदा होगा। आइडियल ट्रांसफॉर्मर का एफिशिएंसी 100। 36 हो जाएगा क्या? वैल्यू ऑफ द करंट जस्ट आफ्टर प्रेसिंग एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो ये आरएल आरसी सर्किट में आप क्या याद रखें कि t बराबर 0 पर कैपेसिटर बंद, इंडक्टर ओपन, और t इज इक्वल टू इंफिनिटी पर कैपेसिटर बंद, सॉरी ओपन और इंडक्टर। कर लेंगे क्या? यहाँ पे तो सिर्फ इंडक्टर, अच्छा इंडक्टर ही है ना, सिर्फ सिर्फ इंडक्टर। तो इंडक्टर को स्टार्टिंग में तो क्या कर दो ओपन, और लास्ट में ओपन करते हैं सिर्फ R1 R2 ही बचेगा ना क्या? कर लोगे मेरे हिसाब से? 37 हो जाएगा क्या, देख लो। हो सकता है आप यहाँ तक पहुंचे ही ना। किस किस के बीच का निकालना है? वन ऑफ इट एंड्स एंड ओ, तो ये डिस्टेंस ले लेंगे √2L, हाफ बी ओमेगा √2L का बी ओमेगा L स्क्वायर। एकदम चंपू है, गलत बात है? सही बात है, डायरेक्ट डिस्टेंस लेते हैं इसमें। छोटा सा फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा R। 38 को देखो,
A wire CD of length L, mass M is sliding without friction on a conducting rails A, X and B, Y. The vertical rails are connected. The entire circuit is placed in a region of space having a uniform magnetic field. Magnetic field is perpendicular to the plane of the circuit and directed outwards. Outwards मतलब बाहर. Okay. तो स्टेडी स्पीड मतलब कि क्या? टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी कब आती है? जब नेट फोर्स. तो इस पे नेट फोर्स नीचे तो एमजी लगने वाला है, ऊपर बिल लगेगा, तो वो बिल ही किसके बराबर हो जाएगा? और आई होगा बीएलवी बाई आर, यानी कि बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर इक्वल टू एमजी. तो वी विल बी एमजी आर अपॉन बी स्क्वायर एल स्क्वायर. अब देखो ये ना आप यूएमडी से भी कर, एक ही ऐसा है जिसका यूनिट मीटर पर सेकंड आएगा, वो है कौन सा ऑप्शन? तो अगर कोई बच्चे को ईएमआई भी नहीं आता तब भी क्वेश्चन बन जाएगा, यूनिट निकाल. और ये कोई पहला क्वेश्चन तो हम कर नहीं रहे. अभी ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें कितने क्वेश्चन अपन ने ऐसे किए हैं जो कि किससे बन रहा है? यूएमडी से बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 39. A wire of length lying at the right angles to the magnetic field. V cross B dot L. और इसके परपेंडिकुलर है मतलब 4 के रहा हो. Lying at the right angles to the magnetic field है ना, तो 4 के कर लोगे क्या? पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना और फिर क्या निकालना? V और B का पहले तो क्रॉस लेना पड़ेगा. 40 नंबर को देखो. A coil of radius is placed at the center of the long solenoid. ये वही क्वेश्चन आ गया. लॉन्ग सोलेनॉइड और उसके सेंटर पर क्या था भाई? म्यूचुअल इंडक्टेंस. अब तो रट गया होगा आपको, ये रट ही जाना चाहिए इसको, इसीलिए तो दोबारा डाला. सब दिया है क्या आपको? इसमें छोटा एन दिया है आपको है ना, तो उसको छोटा एन ले लेना. तो ये आ जाएगा म्यू नॉट छोटा एन एन टू पाई आर. देखिए वैल्यू डालो तो आता है क्या आंसर? म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. छोटा एन कितना दिया है हमको? 8/100, सॉरी 800 पर सेंटीमीटर है ना, उसको पर मीटर में बदलना पड़ेगा. कैपिटल एन टू कितना है बेटा? 100 है. कैपिटल एन टू तो 100 ही है ना. नंबर ऑफ टर्न्स ना हो. पाई तो पाई है. यस. आर कितना हो जाएगा देख लो. 1 10 टू द पावर -2 कि -4? -4 डालो ना वैल्यू यार जल्दी से. और पाई स्क्वायर को 10 ले लेना. सॉल्व करो. आता है क्या? कर लिया मतलब? कब किया? नाइस. उसका तुमने भी कर लिया. क्या रहा है? अरे तो करना, वैल्यू डालना. क्या कर रहा है? इतना आलसी कैसे हो सकता है? क्लास में बैठा है और फिर कमाल कर रहे हो यार तुम लोग. अबे यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा. ठीक है. ओके गाइस, आ रहा है क्या? क्या 3 के आसपास आ रहा है. 41 को देखो. In an oscillating LC circuit, the maximum charge on the capacitor is Q. The charge on the capacitor when the energy is stored equally between the electric and magnetic. तो देखो आपको ये पता होना चाहिए एनर्जी इक्वली डिवाइड कब होती है. तो यहाँ पर एलसी ऑसिलेशन का क्वेश्चन है. तो एनर्जी इक्वली डिवाइड होती है इस पर्टिकुलर टाइम पर π/4 रूट एलसी. हाँ, π/4 रूट एलसी आता है. सर ये आता कैसे है? एनर्जी का फॉर्मूला क्या है अपना? अगर हम लोग देखें तो Q²/2C और हाफ LI². तो 2 से 2 तो मर जाता है.
तो यहाँ पर Q आता है हमारा Q मैक्स, ध्यान से देखना, cos ओमेगा टी, और I आता है I मैक्स sin ओमेगा टी। I मैक्स होता है Q मैक्स इंटू ओमेगा। तो ये जब वैल्यू डालते हैं ना, तो ये टेन ओमेगा टी 1 के बराबर है, और टेन ओमेगा टी 1 कब होगा? पाई बाई 4 पर। तो टी आ जाएगा पाई बाई 4 ओमेगा, और ओमेगा होता है 1/√L। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर ये होता है जब ओमेगा टी का वैल्यू कितना आता है? पाई बाई 4। तो वो बोल रहा है चार्ज कितना हो, तो कोस पाई बाई 4 कितना होगा? तो क्यू बाई रूट। और अगर इसी समय पर आपको करंट भी चाहिए, मैक्सिमम, मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला याद रखें, वो डायरेक्ट पूछता है क्यू मैक्स ओमेगा, यानी कि क्यू मैक्स अपॉन रूट एल सी। कभी कभी क्यू मैक्स निकालने के लिए भी सीवी करना पड़ेगा, तो सीवी बाई रूट एल सी। एल सी ऑसिलेशन, यार दो चार फॉर्मूले हर चीज के, तो हमको याद होने चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आएगा। अब बोले एल सी ऑसिलेशन मुझे समझा नहीं सर, समझने वाला टॉपिक ही नहीं है। अब मुझे थोड़ी पता है एल सी ऑसिलेशन में होता है क्या है। मैंने तो फॉर्मूले रट लिए भाई, क्यू का फॉर्मूला क्यू मैक्स कॉस ओमेगा टी, आई का फॉर्मूला आई मैक्स साइन ओमेगा टी। आई मैक्स इज क्यू मैक्स ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला 1/√LC। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर Q स्क्वायर बाई 2C, एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज हाफ Li स्क्वायर। बस मेरा काम बन गया। अब एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है मुझे क्या लेना, और स्टैंडर्ड एक ही क्वेश्चन है इसमें, वो है कि एनर्जी स्टोर्ड इक्वली कब होगी? पाई बाई 4 पर, टी बाई 4 पर बेसिकली, ओमेगा टी पाई। इसमें इतना क्या परेशान हो, कैपिटल डी। चले 42। A copper coil having a strand and the magnetic field perpendicular to its plane, the cross sectional area of the coil is this, it turns through 180 degree। हो जाएगा क्या? फिर से 180 डिग्री घुमा दिया तो दो बार आ जाएगा, दो बार बाई टी, टू बार बाई टी। 43 में बताओ किसमें सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंकेज है, क्योंकि जिसमें ज्यादा सबसे फ्लक्स लिंकेज होगा उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी सबसे, तो देखो सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंकेज इसमें है, क्योंकि इससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी वो इससे घुसेगी। सबसे ज्यादा इसमें, उससे कम इसमें, इसमें तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इससे निकलने वाली जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी एक भी इससे पास करने वाली नहीं है, तो इसका तो लगभग जीरो ही आएगा। सबसे ज्यादा किसका आएगा? ए का, उससे कम, और सबसे कम, तो मैक्सिमम इन सिचुएशन 44 हो जाएगा। कंप्लीटली लिंक्ड, तो √L1 L2, M बराबर √L1। याद है ना आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। L1 प्लस L2, अगर हमारा सेम सेंस में करंट जा रहा है, ऑपोजिट सेंस में करंट जाएगा तो माइनस। सीरीज कॉम्बिनेशन। 45, a rectangular coil is moved away from an infinite straight wire, which of the following statement is correct? बताओ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि दूर जा रहे हैं तो फ्लक्स बदलेगा। यही अगर हम पैरेलल जाते तो नहीं बदलेगा। क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज देख लो, देखो दूर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, तो सपोर्ट या पोज? सपोर्ट, सपोर्ट घट रहा है ना, सपोर्ट मतलब अंदर, अंदर का मतलब क्लॉकवाइज, सो क्लॉक, बी ऑप्शन। 46 बाद में करेंगे, 47 बाद में करेंगे, ओ नो 48 बाद में करेंगे, 50 पहले करेंगे। 50 में क्या पूछ रही है? टाइम कांस्टेंट एंड स्टडी करंट। तो टाइम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे भाई? L/R इक्वल है, बैटरी को तो बंद कर देंगे और किसको खोल देंगे? इंडक्टर को खोल देंगे, तो सर्किट कैसा हो जाएगा? सही बात गलत बात? सही बात है। और अब चाहे तो ये जो है ये दोनों तो पैरेलल में आ गए,
पक्का? देखते मान लो एक से ये वाई है, तो ये वाई है, तो ये भी वाई है, ये भी वाई है, ये भी एक्स वाई के बीच में, और ये भी, तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। 6 और 12 का पैरेलल कितना होगा? 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12 72/18 4, और ये 4 और ये 4 सीरीज आर इक्वल तो टाइम कांस्टेंट आ गया एल बाई आर, एल 2/8 1/4 0.2। गॉट इट? अच्छा आपको ये तो पता है ना, आरसी सर्किट का तो आरसी आता है, आरएल सर्किट का ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, और रूट एलसी क्या है? ये 1/2 है। फ्रीक्वेंसी का उल्टा नहीं है, ये सेकंड ही है, सेकंड ही है, ये सेकंड ही है, ठीक है। रूट एलसी भी सेकंड है, सब सेकंड ही है। चलो 50 हो गया, अभी कौन कौन बच गया? अच्छा अभी एक चीज और रहेगा, स्टडी करंट। स्टडी करंट तो कब आती है बेटा? इन्फिनिटी पर ना, इन्फिनिटी पर तो हम जो है इंडक्टर को क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो बंद करते हैं, ओपन थोड़ी करते। अब निकाल लो इस ब्रांच से करंट कितना जा, टाइम कांस्टेंट स्टडी करंट कर लोगे क्या? सीरीज पैरेलल आ गया, 6 ओम 12 ओम, फिर से ये 6 और 12 तो किसमें चला गया? कितना आया था इसका? चार और 4 8, 6/8 हो गया। थोड़ी परेशान थोड़ी है यार। अच्छा किसी भी टाइम टी का पूछेगा तो किसी भी टाइम टी का भी निकाल सकते हैं, आई बराबर आई मैक्स 1 माइनस ई रेस टू माइनस 3/, आई मैक्स तो निकाल चुके 3/4, 1 माइनस ई रेस टू ए 1/4, खत्म। कौन से टाइम का निकालना है निकाल लो। फिर आपसे वोल्टेज ऑफ इंडक्टर पूछेगा तो एल डी आई बाई डी, और वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर पूछेगा तो आई आर। चलो अब आप डिसाइड करो कि पहले कौन सा, 46 47 48 49, जो बोलेंगे वही करेंगे आप बोलो बस। उल्टा चले, चलो उल्टा सीधा चले, चलो सीधा चलते 49 से 48 की तरफ सीधा चलते। ऐसा कुछ नहीं, हमको तो सारे डिस्कस करते हैं। 49 को देखो, इन द गिवन सर्किट, तो यहाँ पर क्या है ना, एक बल्ब है, दो बल्ब है, एक को रजिस्टर के साथ लगाया है और एक को, अब देखो रजिस्टर तो एकदम सीधा आदमी, वो परेशान नहीं करता, एसी डीसी के साथ उसका बिहेवियर सेम रहता है। इंडक्टर थोड़ा खराब आदमी, इंडक्टर में पहले बहुत ज्यादा जो है वोल्टेज रहता है और बाद में उसका वोल्टेज 0 होता है। तो बल्ब B1 तो ऐसे नेचुरली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। B2 में गड़बड़ होगा, B2 से पहले जो है इंडक्टर लगाए ना उसके सीरीज में, तो इंडक्टर सारा वोल्टेज खाए, B2 को वोल्टेज खाने नहीं देगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो इंडक्टर का वोल्टेज तो घटेगा, समझ रहे आप? मतलब पहले केस में तो यहाँ पर हम देखेंगे कि करंट 0 होगा, तो ये जलेगा ही नहीं, फिर धीरे धीरे करंट बढ़ने लगेगा, तब इसका ब्राइटनेस भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो पहले अगर t बराबर 0 पे बात करें तो इस बल्ब में कोई भी करंट नहीं होगा, ये जलेगा ही, धीरे धीरे ब्राइट होने लगेगा। पढ़ लो कौन सा ऑप्शन है। बहुत टर्न ऑफ, टर्न ऑफ, अच्छा पहले चालू किया है क्या? इधर स्विच एस इज टर्न ऑफ, तो पहले स्विच को चालू रखा है, तो स्विच को चालू रखा है तो फिर जो है बल्ब B1 B2 दोनों भी एकदम झकास जल रहे होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, जैसे ही आप किसको हटाएंगे, यहाँ पर स्विच को, स्विच को जैसे हटाएंगे तो फिर जो है इंडक्टर बैटरी की तरह काम करने लगेगा, तो वो एकदम से मरने नहीं देगा B2, तो B1 तो तुरंत मरेगा और B2 स्लोली मरेगा, तो B2 विल हैव सम डिले, समझ रहे हो, क्योंकि डिस्चार्जिंग है, अब इतनी जल्दी तो डिस्चार्ज होने नहीं दे रहा। तो B1 डाइज प्रॉम्प्टली
and B2 with some, ठीक है। उसके बाद 48 two circular coils P and Q are fixed coaxially and carry currents I1 में। If I2 is 0, P moves towards Q and current in the same direction I1 बताओ आप थोड़ा सा। देखो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जब मान लो I1 में करंट बढ़ रहा है तो I2 में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो रिपल्शन हो। I1 में करंट घट रहा है तो करंट उसी डायरेक्शन में आएगा I2 भी, तो अट्रैक्शन, क्योंकि सेम डायरेक्शन में करंट अट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट रिपल्शन। अब पढ़ो आप। If I2 is equal to 0 and P moves toward Q, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन। तो करंट इन द सेम डायरेक्शन एज I1, गलत। नहीं, अगला पढ़ो। If I1 is equal to Q and Q2 moves towards P, current in the opposite direction that of the I2 is induced with P. सही बात है नहीं। नेक्स्ट पढ़ो। If I1 is equal to 0 are in the same direction that the path of a party is same direction over the path of. Okay, next. Then आगे से move in opposite direction. अगर I1 I2 दोनों ही नॉन जीरो हैं और दोनों ही करंट सेम डायरेक्शन में हैं तो दोनों कोइल चिपकेगी ना। When I1 I2 are in opposite direction then the coil tend to move apart। नहीं, तब क्या हो जाएगा? हाँ सही है ना, ये डी सही है। हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी तो मूव अपार्ट। नहीं समझ रहे हैं आप, देखो ना, I1 इज नॉन जीरो, लास्ट ऑप्शन पढ़ो ना यार, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मूव अपार्ट हो जाएगा। सही है ना, क्या दिक्कत? मल्टी करेक्ट भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो I1 जीरो है और Q P की तरफ जा रहा है तो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट आएगा। सही है, BD आना चाहिए। 47 46 कोई भी एक पहले ले लिया जा सकता। चलो 47 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 को हम पर्दे पे लेके जाएंगे, वहां सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्वेश्चन आया था, आपने सॉल्विंग किया होगा कि नहीं आया था? हाँ डालेंगे। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले याद है कि नहीं आप? नहीं, फिर रोना पड़ेगा एग्जाम फिर से। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला R/2 dV/dt, वो डालना है मुझे इसमें। वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ ना, उसकी जगह इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डालना जरूरी है क्योंकि देखो बेटा क्वेश्चन, so this is the question. A semicircular coil of radius A rotates about the axis mm dash with an angular speed of omega in a magnetic field. What is the mean
thermal power generated in the loop during a rotation period. पावर निकाल। तो बेसिकली पावर ये होता है आई स्क्वायर आर डी का इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल। सही बात है गलत बात? आई स्क्वायर आर द पावर जनरेटेड इन द लूप ड्यूरिंग टाइम। आई स्क्वायर आर ये तो हीट हो गया, सिर्फ आई स्क्वायर आर निकालना है। ठीक, तो क्या अप्रोच हो सकती है? क्या अप्रोच हो सकती है? व्हाट कुड बी द अप्रोच? तो आपका एक सेमी सर्कल है यहाँ पर, आप देख सकते हैं जैसे कि, तो व्हाट कुड बी द अप्रोच, जस्ट लिसन। कि ये जो हमारा लूप है ये घूम रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक पीडी आ जाएगा, पोटेंशियल रोटेशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ। आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? पी ओमेगा ए स्क्वायर बाई, और रेजिस्टेंस भी है, कितना है? तो करंट भी आ जाएगा। अब उसको चाहिए पावर। पावर क्या होगा? आई स्क्वायर करो, बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए पावर फोर अपॉन फोर आर स्क्वायर। तो क्या आ गया? बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए पावर फोर अपॉन, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी पाई ए स्क्वायर भी उसमें आ रहा है। पाई हमारा कहाँ है? चलो ये तो दिख रहा है, बी ए स्क्वायर ओमेगा अपॉन टू का स्क्वायर। सही है क्या? हम्म, थोड़ा तो डेटा भाई यार, यहाँ पे मुझे नहीं पता ये पाई कहाँ से आ, वो पाई नहीं चाहिए। समझ रहे ना, मेरा तो पाई नहीं आया ना। पाई नहीं चाहिए, सिंपली ए स्क्वायर ओमेगा बी बाई टू। तो ए स्क्वायर ओमेगा बी बाई टू का स्क्वायर को हमने नीटा डाला, ठीक है? तो नीटा बाई यार इसका आंसर सॉल्व किया है, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया। अगला देखते हैं, ठीक है? 46 को देखो।
ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। At the moment t equal to 0, a collector starts sliding from the apex of the parabola with a constant acceleration omega. If the equation of the parabola is y is equal to x square and is located in a uniform perpendicular magnetic field, the EMF induced in the loop as a function of. तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या लॉजिक लगा। देखो जब ये चलेगा ना आगे, कौन आगे चलेगा? स्लाइडर। तो ये वाला एरिया कीप ऑन चेंजिंग रहेगा। और अगर हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ चाहिए तो क्या करना होगा? डी फाइव बाई। तो हमारा क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा बी इंटू ए। बी और ए सेम ही डायरेक्शन में आएगा बट बी बाहर आ जाएगा, क्या बच जाएगा अंदर? डी ए बाई डी टी। अब एरिया कैसे निकालना? अब ये रेस्ट से स्टार्ट किया ना, एक वाई एक्सिस के अलावा कितना है इसका एक्सेलेरेशन? ओमेगा। एक्सेलेरेशन को ओमेगा से लिखा है तो एस वाई हो जाएगा यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, हाफ ओमेगा टी स्क्वायर। यानी कि ये डिस्टेंस तो कितनी आ गई? हाफ ओमेगा टी स्क्वायर। मुझे ये एरिया निकालना है, कैसे निकाल सकते? सबसे पहले तो पैराबोला का इक्वेशन आपको दिया है, क्या दिया है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टी टाइम की बात है, ठीक है, और y तो मैं निकाल चुका हूं, दैट इज ओमेगा टी स्क्वायर बाई 2। बट उसको किसके फंक्शन है? द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ y चाहिए, t नहीं चाहिए उसको, तो t को तो रहने ही दो, फिर y को y रहने दो। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x, तुम बताओ ये एरिया में कैसे निकालूं? एक काम करता हूं ना, इंटीग्रेशन का यूज करके ये एरिया निकाल दो, उसका डबल कर दो और इस रेक्टेंगल में से माइनस कर। नहीं कर सकते? अरे नहीं कर सकते, ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, तो हम वही करते हैं, एरिया अंडर द कर्व निकालते। बताओ एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। यही बताया होगा। हाँ, तो यही तो लेंगे ना। क्या बोल रही हो तुमने इंटीग्रेशन पढ़ा है क्या? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया? फिर उसमें एरिया ऐसे ही निकालते हैं ना, कि कैसे निकालते? हाँ, तो नीचे वाला एरिया का डबल करके रेक्टेंगल में से माइनस करेंगे। नहीं समझी तो? हाँ, समझो तो सही, भावना को तो समझो। तो पूरे का 2xy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, जीरो से x, सही है क्या? ये गलत है। सो 2xy की जगह क्या? एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बेटा? ए एक्स क्यूब बाई 3। ए माइनस ए बाई 3 कितना हो जाएगा? 2a/3। तो क्या हो जाएगा? 4a/3 एक्स क्यूब। दिस इज योर एरिया, ठीक है, इसको याद रखना। क्या आ जाएगा बोलो? b इंटू डी ए बाई डी टी। 4a/3 तो क्या आ गया बाहर? एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा? 3x स्क्वायर डी एक्स बाई। 3 से 3 क्या हो गया? कितना आया? 4ba x² बट ऐसा ऑप्शन में नहीं है। तो अब हमको ये वाली इक्वेशन को भी डिफरेंशिएट मारना पड़ेगा। मारो, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 3ax dx बाई डी टी, 2ax dx बाई। सही है, यानी कि x dx बाई डी टी कितना आ गया?
डी वाई बाई टी क्या हो गया, वी वाई, तो ये वही वी वाई बाई टू है, तो ये आ जाएगा 4 वी ए एक्स, एक्स वी एक्स की जगह वी वाई बाई टू है। अब वी वाई कैसे निकालोगे, ओमेगा से। यस, कैसे लेकिन, dv x by dt is nothing but omega। dvy by dvy by dt, तो vy क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, नहीं होगा ऐसा कुछ, होगा vy होगा ओमेगा टी, गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, तो vy की जगह क्या डाल दो, ओमेगा टी, ऐसे ये तो कट गया, ये 2 टाइम्स कट गया, क्या बचा, क्या बचा जल्दी बताना, दो 2bx और vy की जगह ओमेगा टी। अब मुझे किस किस का वैल्यू चाहिए, टी का और एक्स का, टी का और एक्स का, बिकॉज टी के टर्म्स में नहीं चाहिए, तो मुझे टी और एक्स का वैल्यू चाहिए। कहां से, y इज इक्वल टू हाफ टी ओमेगा स्क्वायर है, ऐसे टी आ जाएगा कितना, √2y बाई ओमेगा। देखो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, यही जे एडवांस कहलाता है, देख लो अभी, 2b, एक्स की जगह आ जाएगा √y/a, ओमेगा की जगह ओमेगा, और टी की जगह आ जाएगा √2y बाई ओमेगा। बस सोल्व कर लो, आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से आ रहा है 2by, है ना, और क्या बचा भाई, √ओमेगा 2 ओमेगा बाई ए, 8 ओमेगा, पहला ऑप्शन। बी बाई √8 ओमेगा बाई, आ गया ना, क्या कर सकते हैं, ये जी एडवांस है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, इतना करना ही पड़ेगा, इतना करना ही पड़ेगा, वो तभी आएगा, वो तो नहीं आएगा। कोई बोले नहीं सर एक लाइन में ले आओ जी एडवांस, फिर तो जी एडवांस कहते हो, जी एडवांस का सोल्यूशन एक लाइन का हो जाए, वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, तो फिर तो अलग ही बात है, इट इज नॉट लाइक बीएलबी। समझे क्या थोड़ा सा आपको, देखो मैं वापस से प्रोसेस बता देता हूँ, प्रोसेस कुछ भी नहीं है, एक स्लाइडर है जो कि ऊपर चल रहा है ओमेगा एक्सेलरेशन से, आपको बताना है कि टी टाइम के बाद जो है कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा होगा। तो हम लोगों ने इस पर्टिकुलर का एरिया निकाला, इसका एरिया निकालने के लिए क्या किया आपको पता है, इंटीग्रेशन किया, ट्वाइस से मल्टीप्लाई किया, और रेक्टेंगल के एरिया में सब सेट कर दिया, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा 2x × y, सही बात है, तो मैंने 2 को तो बाहर ही निकाला, फिर एक्स वाई माइनस जो है इसका भी ट्वाइस करना पड़ेगा, उसको माइनस कर, यहाँ से कुछ तो आ गया। अब ये आने के बाद मैंने क्या कर दिया, एक्स और वाई में रिलेशन था, तो वहां से डिफरेंशिएट मार के वी वाई और वी एक्स में रख, सही बात है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ से वी वाई निकाला, वी वाई, इनिशियल वी वाई तो 0, इसी वी वाई को यहाँ पे डाल दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक्स का क्या करूँ, तो एक्स यहाँ से √y/a डाल, टी का नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ से 2t को √2y/ओमेगा डाल दिया, फुल आ गया, ठीक है। और कोई बचा है, देख लो बचा हो, देख लो एक आधा बच गया हो। आज सुनो ध्यान से आप, इसके पी वाई क्यू दिखाओगे, आपको टाइम हो गया, टाइम,
तो एसी आप करिएगा फिर, और इसके पीवाई को देखिएगा, इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ना पड़ेगा अगर उसका क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, खास करके ट्रांसफॉर्मर, तो पीछे वाला पार्ट समझ रहे ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्वेश्चन आया कि नहीं? म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको पता होना चाहिए, सोलेनोइड के अंदर सोलेनोइड। हाँ सोलेनोइड था क्या इसमें? हाँ सोलेनोइड के अंदर सोलेनोइड है। नहीं, सोलेनोइड के अंदर सोलेनोइड भी होना चाहिए। ठीक। कल एसी और ईएमडब्ल्यू कंप्लीट कर दो, ताकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो इसी वीक में खत्म हो। ईएमडब्ल्यू आप ना सिर्फ पीवाई क्यू बना लो, उसके 50 क्वेश्चन ढूंढने में मुझे जो है नानी याद आ जाए। ठीक है तो ईएमडब्ल्यू जो है आप केवल पीवाई क्यू बना लो, दैट इज सफिशिएंट। हाँ। जाओ। केमिस्ट्री का क्लास। कहा उसका क्या?